ग्रामीणों के दिल और दिमाग में जगह बनाने में हम सफल हुए। संवाद बहुत जरूरी है। साल के अंदर 550 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। दंतेवाड़ा में जो नक्सलियों की कमर थी, रीढ़ की हड्डी, वो टूट गई। नहीं है मैंने आज भी मैं डॉक्टर साल से लेके 25 साल के जो युवक हैं वो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो राष्ट्र निर्माण में इनका योगदान होना चाहिए वो विध्वंसक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। लोग अपने चाकू के साथ फोटो लगा रहे हैं, लोग नशा करते हुए फोटो लगा रहे हैं। कम कमाओ लेकिन मेहनत से कमाओ। ये जो शॉर्टकट की आदत पड़ गई थी कि जल्दी पैसा कमाने के लिए, कोई 1000 से ज़्यादा लोग जो यहाँ से महादेव ऐप में भर्ती हो गए थे काम के लिए, हमारे वीडियोस देखने के बाद वो छोड़ के काम वापस आ गए। 1 साल 6 महीने के अंदर 7 राज्यों में जाके 35 ब्रांचेस को नफ्ताबूद किया कि जो लोग थे उन्होंने दबाव बनाने की भी कोशिश की, लेकिन शासन का भी स्पष्ट निर्देश था कि ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर पूरी सख्ती से अपने उतारे हैं पूरे टाइम। लेकिन हेलमेट लोग भूल जाते हैं। कार में सीट बेल्ट लगा हुआ है तब भी लोग नहीं लगाते हैं। जब वो पाँव करता है, सिग्नल वार्निंग सिग्नल देता है तो उसको पीछे से जाके उसको लगा देते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया है, किसी का कंप्लेंट नोट ना हो सीधा उसका व्हाट्सएप करके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकता है हम फीड। और ये मेरा मानना है कि हम प्यार से पूछेंगे तो वो आदमी हर चीज़ बताएगा। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। आज हम पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। आज हमारे न्यूज़ CG 24 में एक ऐसे शख्सियत जुड़ रहे हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपराध को रोकने के लिए, चाहे हम बात करते हैं अपराध और एक होता है अपराधी, जो अपराध को ख़त्म करके अपराधी को उस दलदल से बाहर निकालने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। चाहे हम बात कर सकते हैं जुआखोरी के बारे में, चाहे हम बात करते हैं जो सट्टा ऐप चल रहा था महादेव ऐप, उसको रोकने में जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। और साथ ही जो जनता से सीधे जुड़ के अपने और जनता के बीच में सीधे जाके जनता के लिए कार्य करने वाले, जिससे सीधे मिलने में होता है बहुत आसानी, चाहे आम आदमी भी सीधा पहुंच सकते हैं यहाँ के सर के पास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी का, जो यहाँ के IPS है और दुर्ग जिले के SP है। सर, न्यूज़ CG 24 में आपका सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हो। लेकिन सर, छत्तीसगढ़ की परंपरा भी है कि जो हमारे मेहमान होते हैं सबसे पहले हम उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर, आप इससे पहले सर आप दंतेवाड़ा में आप SP सर रहे हो, आप बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए हो, आम आदमियों के लिए अभियान चलाए हो। वहाँ नक्सलाइट को रोकने में आपको बहुत एकदम अहम भूमिका था सर, और जो जन जागृति लाए हो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा, मतलब हम मान सकते हैं कि एक अहम भूमिका था नक्सलाइट को रोकने के लिए और आदिवासियों के संरक्षण करने के लिए और वहाँ उन्नति लाने के लिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले उसके बारे में आप कुछ बताइए। दंतेवाड़ा में 2016 में मेरी पदस्थापना हुई। पहले मैं वहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में था, 1.5 साल काम किया, फिर पुलिस अधीक्षक करीब 4 वर्षों तक रहा। जब वहाँ पर पुलिस 2016 में मैं वहाँ गया तो जनता और पुलिस के बीच में काफ़ी गैप था। काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जाती थी, पुलिस के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते थे कि पुलिस बलात्कार करती है, छेड़छाड़ करती है, ग्रामीणों की पिटाई करती है। पुलिस भी जब अंदर जाती थी तो ग्रामीण डर के मारे भाग जाया करते थे। नक्सलियों ने बात फैला रखी थी उसके कारण। केवल गाँव में महिलाएं बसती थी, बच्चे बसते थे। मैं क्योंकि डॉक्टर भी हूँ, वहाँ पे हेल्थ डे द्वारा, और मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, हम दोनों ने मिलकर वहाँ पे दंतेवाड़ा के सुदूर नक्सली क्षेत्र में हमने 200 से ज़्यादा मेडिकल कैंप लगाए, लाखों ट्रैवल्स का इलाज कराया, जिससे कि ग्रामीणों और पुलिस के बीच में जो गैप था वो कम हुआ। फिर एक समय ऐसा आया जब 2022 में जब मेरी प्रस्थापना, मैं वापस वहाँ से प्रस्थापना हुई मेरी, तो अब पुलिस वहाँ जाती थी तो सैकड़ों ग्रामीण जमा हो जाते थे। पुलिस से कोई दवाई मांग रहा है, कोई अपनी चापाकल की कमी बता रहा है, कोई स्कूल की मांग कर रहा है, कोई रोड की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के दिल और दिमाग में जगह बनाने में हम सफल हुए। संवाद बहुत जरूरी है, वो नक्सली क्षेत्र हो, अर्बन क्षेत्र हो, जनता से सीधा संवाद। और मैंने देखा है कि जनता से जब भी बात करते हैं, जनता ही एक सुरक्षा कवच की तरह हमारी प्रोटेक्शन करती है। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला पर हम सुदूर क्षेत्र में ऐसे जाएंगे तो हमारे ऊपर नक्सली हमला कर देंगे। लेकिन जन युद्ध में जनता जिसके साथ है उसी की जीत होती है। और जब तक हम जनता को अपनी तरफ ना खींचे, हम जनता की दोस्त के रूप में उन तक पहुँचे, हम जनता को बताएं कि नक्सलियों के आने के पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, और ये नक्सल मुक्त हो गया तो क्या स्थिति बनेगी। निश्चित रूप से ट्रैवल बहुत ही सरल व्यक्ति होते हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ का गोली से जवाब नहीं दिया जा सकता। काफ़ी बार गोली से भी जवाब देना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। जो छोटे काडर हैं, जो कहीं ना कहीं दबाव में नक्सली के लिए काम कर रहे हैं या उनकी विचारधारा के दबाव में आके ब्रेन वॉशिंग के कारण काम कर रहे हैं, उनको हमें सही चीज़ बता के अपनी तरफ लाना होगा। और इसीलिए मैंने 2 दराटू अभियान हमने लॉन्च किया, घर वापसी का अभियान, जिसमें कि गांव-गांव में जाके हम चस्पा करते थे कि कौन छोटा नक्सली है, कौन बड़ा नक्सली है, किसके ऊपर अपराध है।
आत्मसमर्पण के लिए उनको हम लोग आत्मसमर्पण के लिए उनको मोटिवेट करते थे। और करीब 1 साल के अंदर 550 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसके कारण दंतेवाड़ा में जो नक्सलियों की कमर थी, रीढ़ की हड्डी, वो टूट गई और पिछले 2 साल से वहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई। सर तो हम बात करते हैं, आप डॉक्टर भी हो, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हो, ठीक है, वो भी एक समाज के लिए काम कर सकते हैं, आम जनता के लिए काम कर सकते हैं हम कहीं ना कहीं, जिससे हम राष्ट्र के नाम को रोशन कर सकते हैं। और साथ ही आप पुलिस अधीक्षक भी हो, एसपी हो सर आप, तो आप डॉक्टर के फील्ड को छोड़ के सीधा एसपी के पोस्ट में, आप वो भी आईपीएस, तो इसके बारे में क्या कहोगे? डॉक्टरी छोड़ा नहीं है मैंने, आज भी मैं डॉक्टर हूँ। मेरे बंगले पे डेली 4 से 5 अच्छा। मेंटली इल पेशेंट्स आते हैं, उनका मैं फ्री ट्रीटमेंट करता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में। दिल से मैं आज भी डॉक्टर हूँ। डॉक्टरी के कारण एक कंपैशन होना, लोगों की एम्पैथी होना, लोगों के दुख दर्द को समझना, लोगों से संवाद करना, साइकेट्री के कारण, साइकेट्रिस्ट होने के कारण क्रिमिनल्स की मनोदिशा को समझना, क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को समझना, क्रिमिनल्स को काउंसलिंग करना। आज मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे आधे से ज़्यादा क्रिमिनल्स जो है वो पहली बार रोए होंगे, उनका दिल हल्का हुआ होगा, उनको अपने अंदर उन्होंने झांक के देखा कि उन्होंने क्राइम की दुनिया में इतने साल क्या किया। उनको पर्सनल काउंसलिंग की जाती है कि आप किसी का पर्स छीनते हो, यदि आपका कोई पैसा छीन ले तो आपको कैसा लगेगा। जब उसको ग्लानि होती है तो हर आदमी जीवन में अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं नशे की आदत के कारण, परिवार में कुछ कलह के कारण, टेंशन के कारण, अपने दोस्ती के कारण, जिस संगति में रहता है उसके कारण वह क्राइम की तरफ जाता है। तो क्रिमिनल्स भी इसी समाज के पार्ट हैं, हमें उनको खींच के क्राइम की दुनिया से निकाल के एक मुख्य धारा में लाने, जैसे वहाँ नक्सलियों को हमने मुख्य धारा में लाने का काम किया, यहाँ क्रिमिनल्स को मुख्य धारा में लाने की मुहिम चल रही है। सर अब हम बात करेंगे दुर्ग जिले की। दुर्ग जिले सर, जहाँ तक हम जानते हैं, दुर्ग जिले एक टाइम क्राइम का एक टाइम गढ़ हुआ करता था। आपके आने से दुर्ग जिले में बहुत बार क्रिमिनलों में रोक लगा है, कहीं ना कहीं एक माहौल बना है कि जिससे आम जनता आराम से अपने घर से बाहर निकल सके। और रात को, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी आम जनता एकदम आराम से विचरण करती है। तो कहीं ना कहीं सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब दुर्ग में आप एसपी के पद में, जब दायित्व को लिए आप, तो उस समय आपको क्या नया नया में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था सर दुर्ग जिले में? दुर्ग क्योंकि यूथ का शहर है, एजुकेशनल कैपिटल है, बहुत सारे कॉलेजेज हैं, भिलाई स्टील प्लांट है, देश भर के लोग यहाँ आके रहते हैं, मिनी इंडिया है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रेडिशनल लोग हैं दुर्ग शहर में रहने वाले लोग। तो कहीं ना कहीं यूथ में नशा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा। यूथ में ऑनलाइन एडिक्शन, ऑनलाइन बेटिंग, महादेव ऐप, वो एक बड़ी समस्या के रूप में निकला। बच्चों में नशा करने के बाद चाकूबाजी की हरकतें, ज़्यादातर क्राइम्स जो आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में, वो 15 साल से लेके 25 साल के जो युवक हैं वो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो राष्ट्र निर्माण में इनका योगदान होना चाहिए वो विध्वंसक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे क्रिमिनल जो एंटी सोशल लोग हैं उनका बोलबाला है। लोग अपने चाकू के साथ फोटो लगा रहे हैं, लोग नशा करते हुए फोटो लगा रहे हैं, लोग पिटाई करते हुए फोटो लगा रहे हैं, लोग इवन हत्या भी कर रहे हैं तो उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ हैं वो वेब सीरीज या मूवीज के भी प्रभाव में आके वो उन्हीं चीज़ों को रोमांटिसाइज कर रहे हैं। कोई नशा करता हुआ वीडियो लगा रहा है तो सब उसमें चीयर अप कर रहे हैं, इमोजी बना रहे हैं। उससे खींचने की जरूरत मैंने महसूस की और इसीलिए हम लोगों ने, मैंने अपना पर्सनल नंबर 7898815399 पब्लिक किया, कहा कि शहर के अंदर कोई भी यदि इंस्टाग्राम में इस तरह की फोटो लगाता है तो भेजें, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिर काफ़ी लोग जो पुराने फोटोज थे उन पे कार्रवाई होने लगी, तो फिर हमने एक स्कीम बनाया कि थाने में कोई भी चाहे अपना छुरी चाकू जमा कर सकता है, उस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, गोपनीय रखेंगे। किसी ने यदि पहले स्मोकी की फ़ोटो लगा रखी है तो आके माफ़ीनामा लिख के दे देगा तो उसका हम कार्रवाई नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इससे हमने देखा कि हमारे यहाँ इंस्टाग्राम फेसबुक में इस तरह की फ़ोटोज़ आनी बंद हो गई। लोग रात में गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा चलाते थे, खुद भी एक्सीडेंट करते थे, दूसरों की हत्या करते थे, तेज हॉर्न बजाते थे, साइलेंसर मॉडिफाई कर दिया करते थे, बुजुर्गों को सोने में मुश्किल आती थी, स्कूल के बच्चों को पढ़ने में मुश्किल आती थी, उसको पूरी तरह से हमने रोक लगाई। लोगों ने एक दूसरे का फोटो खींच, जनता ही हमारी आंख और कान बनी, उन्होंने ही फोटो खींच के डालना शुरू किया और उस पर हमने कार्रवाई करनी शुरू की। उसका भी सकारात्मक असर पड़ा। जो 10 बजे के बाद जो डीजे बजता था जिससे कि बहुत बुजुर्गों को और बच्चों को काफ़ी मुश्किलें आती थी, वो करीब करीब बंद हो गया। 10 बजे के बाद लोगों को हमने समझाया, उन पर कार्रवाई की, उसमें कमी आई। चाकूबाजी की घटनाएं दुर्ग भिलाई में नियरली जीरो हो गई, क्योंकि आप देखेंगे बाकी जगह काफ़ी चाकूबाजी की शिकायतें, लोग परेशान हैं। पहली बार हमने लाइव डेमो, लाइव जो है वो इंट्रोगेशन जो होता है अपने क्रिमिनल्स का,
इससे जनता को मालूम चला कि क्राइम के क्या कंसिक्वेंसेज हैं। क्रिमिनल्स की ज़िंदगी हो सकता है देख के आपको बहुत अच्छी लगे, लेकिन अंत जो है बुरा होता है, और उसका उस क्रिमिनल के साथ साथ उसके परिवार पे भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उससे एक स्टेज आगे जाके हमने डेमो स्टार्ट किया साइबर फ्रॉड का, कि कैसे साइबर फ्रॉड होता है, जो फ्रॉड करते हैं उनसे ही बात करा के हमने दिखाया। जब हम मैसेज पढ़ते हैं फ़ोन में तो हमें बहुत अवेयरनेस बढ़ता है, कम लेवल पे होता है, लेकिन जब कोई चीज़ हम आँखों कानों से देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका एक अलग मनोदशा पे फ़र्क पड़ता है। मुझे बहुत खुशी है, डेली मुझे सैकड़ों लोग फ़ोन करके बताते हैं, सर हमें भी ऐसा फ्रॉड का फ़ोन आया था, लेकिन हम तो समझ चुके थे, तो हमने उस फ़ोन को काट दिया और उसकी डाँटे भी और उसको समझाए भी। तो कहीं न कहीं जनता में जागरूकता बढ़ रहा है कि चोरी से कैसे बच सकते हैं, साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, अ, क्रिमिनल क्राइम से कैसे बच सकते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये एक अभियान की तरह इसको हम छेड़े हुए हैं। जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। लगातार जन जागरूकता पूरा दुर्ग जिले के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में भी आ रहा है कहीं न कहीं से। सर लेकिन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में आप सबसे पहले स्टार्ट आपसे ही हुआ था। आप इकलौता ऐसे आईपीएस अधिकारी हो, जो सीधा जनता के बीच में क्रिमिनल को लेकर आ रहा है। और एक अपराधी होता है और एक अपराध होता है। आप अपराधी को खत्म नहीं करते सर, आप उसके अंदर बैठे हुए अपराध को खत्म करते हो। तो कहीं ना कहीं सर आपका रोल मॉडल के रूप में सर आज के डेट में हम देखें कि कई ऐसे और अधिकारी जो अपना रहे हैं सर, सीधा लाइव चैनल में आ रहे हैं। जैसा आप सार्वजनिक तौर पे आम जनता के बीच में जाके किसी भी चीज का हल करते हो, कोई भी आपराधिक मामले होते हो उसको लेकर जाते हो, तो उसको लेकर आप निश्चित रूप से हाँ, क्योंकि जब अपराधी को हम सामने लेके आते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि उसने अपराध क्यों किया। एक चीज, अपराध के कारक कौन से हैं, तो हम उन कारकों पे काम कर सकते हैं। और तीसरा, अपराधी को जब स्वयं रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है, तो मेरे पास जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हार्डली एक या दो लोग ही हैं दोबारा जिन्होंने अपराध किया। ज़्यादातर लोगों ने अपराध की दुनिया छोड़ के, और इसको हम फॉलो भी करते हैं। कोई जेल से निकलता है तो हम पता लगाते हैं वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, फैमिली की काउंसलिंग करते हैं। और अपराधियों को देख के जो लड़कों को अपराध की तरफ जो झुकाव हो रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। हर आदमी चाहता है कि वो अपराध ना, घर वाले भी इस पे दबाव बनाते हैं कि भाई कम कमाओ लेकिन मेहनत से कमाओ। ये जो शॉर्टकट की आदत पड़ गई थी कि जल्दी पैसा कमाने के लिए कोई भी काम करने को यूथ तैयार था, उससे अब लोग दूर जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी सफलता है। आपको जान के मुझे खुशी है कि 1000 से ज़्यादा लोग जो यहाँ से महादेव ऐप में भर्ती हो गए थे काम के लिए, हमारे वीडियोस देखने के बाद वो छोड़ के काम वापस आ गए और अपना मेहनत का काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कोई पहला ऐसा कार्रवाई देखने को मिला था महादेव ऐप का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इससे पहले कार्रवाई इस प्रकार से हुआ नहीं था। आपने उसको शुरुआत की दुर्ग जिले से। कहीं ना कहीं महादेव ऐप में जितने भी संदिग्ध व्यक्ति थे और जितने भी इसमें लिप्त थे, सबको आपने तत्काल गिरफ्तार करवाया और सजा भी दिलवाए। तो कहीं ना कहीं सर इसमें तो कुछ परेशानियों का भी आप लोग को सामना करना पड़ता होगा, तो उसके बारे में। निश्चित रूप से महादेव ऐप करीब 6000 करोड़ का बिजनेस था। जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता था, देश भर से होता था, बहुत ही प्रभावशाली लोग थे ये। पहले किसी को पता ही नहीं था ये ऐप ऑपरेट कैसे करता है। तो हमने जब पहली बार जगदलपुर में जाके रेड मारा तो हमने उसके क्राइम के तरीके को समझा, जी उसको मीडिया के सामने रखा, और उसके बाद हमने 6 महीने के अंदर 7 राज्यों में जाके 35 ब्रांचेस को नस्ताबूद किया। इंटर स्टेट कॉपरेशन, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन वो बहुत ज़रूरी रहता है। एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना जी ज़रूरी होता है, क्योंकि हज़ारों करोड़ का दाव इस पे लगते हैं। काफ़ी बार इनके जो लोग थे उन्होंने दबाव बनाने की भी कोशिश की, लेकिन शासन का भी स्पष्ट निर्देश था कि ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर पूरी सख्ती से अपने को कार्रवाई करना है। दुर्ग जिले की कार्रवाई के आधार पे ही विधानसभा में जो नया बिल आया और नया एक्ट बना, जो कि अभी जो कि इसमें की ज़्यादातर अपराध जो है वो गैर जमानती है। लगातार काउंसलिंग किया गया और मुझे खुशी है कि जिनको भी हमने पकड़ा महादेव ऐप में लड़कों को, उन्होंने दोबारा कभी इस तरह का काम नहीं किया। और ये हज़ारों लोग जो उसमें भर्ती हो गए थे वापस आ गए, और नए लोग कोई भी महादेव ऐप की तरफ नहीं जा रहे। महादेव ऐप में छत्तीसगढ़ में लगने वाला वेटिंग भी बहुत कम हो गया। नहीं तो किसानों का, व्यापारियों का, मिडिल क्लास का बहुत पैसा जो है ऑनलाइन मीटिंग में खराब हो रहा था। जी सर। सर लगातार आप दुर्ग पुलिस लगातार और आपके निर्देश पे लगातार एक अभियान चल रहा है, हेलमेट का अभियान। लगातार देखा गया सर कि आप खुद आप सड़क पे उतर के आप आम जनता को जागरूक करते हो कि हेलमेट लगाइए, कहीं ना कहीं आपका इससे जान बच सकता है, बड़ी दुर्घटना को रोका जा रहा है। स्वयं आप फील्ड में उतर के सर लगातार देखा गया है कि हमेशा आप चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, आप कभी भी गश्त में निकल जाते हो, आम आदमियों से मुलाकात करते हो, मिलते हो। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि दुर्ग में ट्रैफिक रूल्स के लिए अवेयरनेस बहुत कम था, अवेयरनेस भी कम था, और जिनको अवेयर थे उनके हैबिट में नहीं था।
लोग मोबाइल अब पूरे टाइम अपने साथ रखते हैं, घड़ी पहनते हैं पूरे टाइम, लेकिन हेलमेट लोग भूल जाते हैं। कार में सीट बेल्ट लगा हुआ है तब भी लोग नहीं लगाते हैं। जब वो पाँव 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 करता है, सिग्नल वार्निंग सिग्नल देता है, तो उसको पीछे से जाके उसको लगा देते हैं। सीट बेल्ट लगाने से एयर बैलून, एयर बैग्स खुलते हैं, जानें बचती हैं। हेलमेट से जो दुर्ग में पिछले साल 200 लोग टू व्हीलर जिनकी जान गई, उसमें से पूरे 200 लोग बिना हेलमेट के थे। और हेलमेट लगाने से कम 170-180 लोगों की जान बच सकती थी। निश्चित रूप से हेलमेट एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। हम लोगों ने शुरू में देखा कि 5 चीज़ों पे हमने काम किया: हेलमेट लगाने पे, सीट बेल्ट लगाने पे, नाबालिग को गाड़ी नहीं चलाने देना, एक टू व्हीलर में 2 आदमी से ज़्यादा ना बैठे, और ड्रंक एंड ड्राइविंग। इस पाँचों पे हमारे अभियान का, जब हम जनता के बीच में जाके अभियान किए, लोगों ने फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ने दबाव बनाना शुरू किया, अरे वही लड़का है जो बिना हेलमेट के घूम रहा था। तो कहीं ना कहीं अब वो आदमी कॉन्शियस हो गया है। अब वो बिना हेलमेट के निकलता है तो घर वाले उसको रोकते हैं, अरे हेलमेट लगा के जाओ, नहीं तो। लोग कार्रवाई से ज़्यादा थोड़ा बदनामी से डरते हैं। किसी को बदनाम करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि लोग अवेयर हों, एक सहभागिता, कम्युनिटी प्रेशर बने, सोशल प्रेशर बने, और हर आदमी जो है उसको कोई ना कोई रोके टोके, यदि वो बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के चल रहा है। और यदि हर आदमी डेली 2 आदमी को भी टोके, तो हर आदमी ट्रैफिक नियम का पालन करेगा। और ट्रैफिक नियम का यदि हम पालन करेंगे तो ये अपनी सुरक्षा तो हम बढ़ा ही रहे हैं, हम दूसरों की सुरक्षा भी कर रहे हैं। और यदि आज हम किसी को नहीं टोकेंगे रैश ड्राइविंग के लिए, तो कल को वो गाड़ी आपके ऊपर ही चढ़ा देगा और फिर आप ही को मुश्किल आएगी। इसीलिए सब जनता से मैंने हमेशा आग्रह किया है, कोई आपको रैश ड्राइविंग करता हुआ दिखे, उसका वीडियो बनाएं, उसका जो गाड़ी का नंबर है वो फोटो खींच के भेजें, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। सर अब हम बात करते हैं पुलिस का। आम जनता अगर सर अगर थाना अगर अपने कुछ गुहार लगाने के लिए जाए, कुछ मदद मांगने के लिए जाए, तो कहीं ना कहीं आम जनता और पुलिस के बीच जो एक समन्वय की एक थोड़ा सा खाई होता है। कहीं ना कहीं आम जनता घबराते हैं कि मैं थाना जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे बर्ताव करेंगे या कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो सर? निश्चित रूप से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हमने थाने के अंदर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराई है, संवाद कैसे करना है, भाषा कैसे अच्छी रखनी है। ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत रहती थी कि हम थाना में जाते हैं तो हमसे अभद्रता से व्यवहार किया जाता है, हमें परेशान किया जाता है, हमारी कंप्लेंट नोट नहीं की जाती है। इसीलिए मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया है, किसी का कंप्लेंट नोट ना हो, सीधा उसका व्हाट्सएप करके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकता है, हम फीडबैक देते हैं। हर थाने में हमने QR कोड बना रखा है, जहाँ पे वो QR कोड स्कैन करके वो फीडबैक दे सकते हैं। हर जगह हमने सुझाव पेटी लगाया है, जहाँ पे के साथ गलत होता है तो सुझाव पेटी में शिकायत भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। निश्चित रूप से हमें काफ़ी लंबा जर्नी इसमें तय करना है, क्योंकि बिहेवियर चेंज एक दिन में नहीं होता। जो पुलिस की शैली है वो धीरे धीरे करके हमें सुधार लाना है, क्योंकि पहले ये लोगों की मान्यता थी कि पुलिसिंग हार्ड पुलिसिंग ही हो सकती है, आप सभ्य भाषा के साथ, आप सौम्यता के साथ पुलिसिंग नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से 21वीं सदी में सॉफ्ट पुलिसिंग भी एक मॉडल है। हमें डर पुलिस का नहीं, कानून का होना चाहिए। हमें डर लिखा पढ़ी का होना चाहिए। पुलिस वालों को हम लगातार समझाई देते हैं कि जनता के साथ व्यवहार भद्र करें, वो क्रिमिनल भी क्यों ना हो, उसके साथ थर्ड डिग्री और मारपीट नहीं करना है। और ये मेरा मानना है कि हम प्यार से पूछेंगे तो वो आदमी हर चीज़ बताएगा। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे पुलिस वाले पकड़ लाए, मैंने ऐसा किया नहीं है। क्योंकि हम पूछते हैं तो बताते नहीं हैं। तो मैंने कहा यदि आप दिल से दिल का संवाद करेंगे तो हर आदमी दिल की बात बताएगा। और जो चीज़ें आप संवाद से आदमी बोलता है वो दिल से बोलता है। यदि हम मार पीट के कुछ बुलवाते हैं तो कोर्ट में भी पुलिस के सामने दिया हुआ बयान 161 का कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात, यदि हमने कोई मार पीट के कोई चीज़ बुलवाया है तो कोर्ट में जाके वो अपनी बात रखेगा ही, और उससे पुलिस की छवि और खराब होती है। और यदि हम उससे हम खुल के बात करते हैं, सही चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं, तो उससे वो पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बताता है, तो एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनता है। और उस तरह से हम यदि एविडेंस को कलेक्ट करेंगे तो एक साइंटिफिक पुलिसिंग होगी, जनता में पुलिसिंग पे भरोसा बढ़ेगा, और एक प्रोफेशनल साइंटिफिक पुलिसिंग होगी। और इससे पुलिस का ट्रस्ट बढ़ेगा, पुलिस की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और पुलिस के का जो परसेप्शन है वो बदलेगा। सर कहीं ना कहीं आप जो लगातार जो मीडिया के सामने में आम जनता से सीधा जुड़ते हो, संवाद करते हो, कहीं ना कहीं आप एक डॉक्टर भी हो, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, जिसके कारण से जो आपराधिक प्रवृत्ति होते हैं उससे आप अपराध को दूर कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको आप एक अच्छे रास्ते में लेकर आ रहे हो, आम जनता बना रहे हो, जिससे वो राष्ट्र का उत्थान कर सके, अपने घर परिवार को उत्थान कर सके। इसको लेकर सर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी भेंट मुलाकात में आपका तारीफ किया था कि आपको बच्चे बच्चे जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि सोशल मीडिया से भी जाने,
और जितना हो सके 1 to 1 भी जाने। मैं जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर जगह एक बार जा चुका हूँ। मीडिया कम्युनिके हमें मल्टीपल लेवल्स पे काम करना जी है, मीडिया के थ्रू और 1 to 1 कम्युनिकेशन के थ्रू। जब हम जनता से डायरेक्ट संवाद करेंगे, जनता की तकलीफ़ों को समझेंगे, जनता की अपेक्षाओं को समझेंगे और रियल फीडबैक वहाँ तक पहुँचेगा। नहीं तो होता क्या है, यदि आप जनता से संवाद नहीं करते हैं तो सुनी-सुनाई बातों पे आप डिसीजन लेते हैं। तो निश्चित रूप से दुर्ग की जनता से मुझे बहुत प्यार मिला है और वही मुझे ऊर्जा प्रदान करती है और मेहनत से काम करने के लिए। और हमारी कोशिश है कि हमारी डेली कुछ लोगों का भी भला कर सकें, कुछ लोगों की समस्याओं का भी निराकरण कर सकें। क्योंकि पुलिस के पास आदमी तब आता है जब वो बहुत प्रताड़ित हो चुका होता है, बहुत परेशान होता है। कोई पुलिस थाना घूमने के लिए या टहलने के लिए नहीं आना जी चाहता। सर। जब वो प्रताड़ना की उसके अंदर काफ़ी फिजिकल और मेंटल प्रताड़ना होती है, बहुत परेशान होता है, तभी वो आता है। तो निश्चित रूप से उसकी वो समस्याओं को, परेशानी को हम कम कर पाएँ, यही हमारी कोशिश है। मैं हमेशा थाना प्रभारी और थाना के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को बोलता हूँ कि कोई आदमी आपके पास आया है, जितना परेशान होके आया है, जब वो थाना से निकले तो उसकी परेशानी कुछ कम होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि परेशानी बढ़ जाए। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं हम थाना जाते हैं जिस परेशानी के साथ जाते हैं और हमारी परेशानी बढ़ जाती है। तो हमें ये भी देखना है कि उसकी परेशानी कम कर पाएँ, उसका तनाव कम कर पाएँ, उसको समझा पाएँ और उसकी मदद कर पाएँ। सर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है सर, लगातार दुर्ग पुलिस जो आम जनता की सेवा में तत्पर है कहीं ना कहीं, और ऐसे अपराधियों पे भी लगातार नकेल कसा जा रहा है जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं या फिर जो ऐसे कार्य कर रहे हैं जो नशा से लेकर हर चीज में आरोप है, वो लोग को लगातार आप लोग के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है सर। लेकिन एक और चीज देखा गया है कि आप कभी भी कोई भी टाइम में सर आप गश्त में निकल जाते हो अचानक से, किसी को ना टाइम टेबल का पता रहता है और आप खुद रोड में उतर के सर आप हेलमेट चेकिंग करते हो, चाहे कहीं कार्रवाई करना हो, चाहे नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करना हो। यहाँ तक महाड पे जब कार्रवाई हो रहा था तो आप स्वयं जाते थे। बिल्कुल, मेरा हमेशा मानना है कि यदि अधिकारी खुद पहुँचता है, तो नीचे में जो गड़बड़ियाँ पुलिस की होती हैं, एक तो वो कम होती है। पुलिस के पर भरोसा बढ़ता है, ट्रांसपेरेंट कार्रवाई होती है। यही कारण है कि हमने ऑर्गेनाइज़ क्राइम में हमने नारकोटिक्स पे कार्रवाई की है, गुटखा पे कार्रवाई की है, स्पा सेंटर्स पे कार्रवाई की है, महादेव ऐप पे कार्रवाई की है, चोरी डकैतों पे कार्रवाई की है, मर्डर्स को डिटेक्ट किया है। कभी भी दुर्ग पुलिस के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा कि हमने कोई द्वेषपूर्वक कार्रवाई की हो, गलत कार्रवाई की हो। क्योंकि यदि पुलिस गलत कार्रवाई करती है तो वो भी बहुत तेज़ी से फैलता है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम कोई भी कार्रवाई करते हैं तुरंत हम मीडिया को इसकी जानकारी देते हैं, जिससे मीडिया बंधु भी आके वहाँ कवर कर सकते हैं। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्रवाई करते हैं, इफेक्टिव कार्रवाई करते हैं और इसी का कारण है कि जो गैर कानूनी वाले तत्व हैं उनके अंदर पूरी तरह से दुर्ग में भगदड़ मची हुई है और ज़्यादातर अपना बोरिया बिस्तर बंद करके निकलने की फिराक में हैं। सर हम कई जगह हम कवरेज करने के लिए भी जाते हैं सर, कई बार हमारे टीम भी जाते हैं कवरेज करने के लिए, तो कई आम जनता का आवाज़ है सर। रायपुर जिले की बात करूँ चाहे आजू बाजू जो भी जिले की बात करूँ, चाहे बेमेतरा की बात करूँ, खास करके मैं रायपुर की बात करना चाहता हूँ कि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ, कि रायपुर में अगर एसपी हो तो पल्लव सर जैसे हो, ये आपका बहुत डिमांड है सर रायपुर में। धन्यवाद। ये पोस्टिंग शासन का प्रिविलेज है, शासन करती है, लेकिन निश्चित रूप से दुर्ग बहुत चैलेंजिंग जगह है। यहाँ पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ और जब तक शासन मुझे यहाँ पर स्थापना, जहाँ भी शासन पर स्थापना देगी वहाँ मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। सर आप न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो सर? आम जनता को मैं यही संदेश दूंगा क्योंकि देश भारत जो है वो यूथ का देश है। हमारे यहाँ एवरेज एज जो है 28 ईयर्स है। तो यूथ जो है एक फोकस के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करें, नशे से दूर रहे, शॉर्टकट से दूर रहे। काफ़ी लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जो है गलत रास्ते पे चले जाते हैं, क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं और दूसरे लोग काफ़ी जल्दी लालच करने के चक्कर में फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। हमें फ्रॉड करना भी नहीं है और फ्रॉड का शिकार भी नहीं बनना है। हमें पूरी मेहनत से काम करना है, अपना करियर बनाना है। यदि हर यूथ अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करेगा तो हम अपने छत्तीसगढ़ को और भारत को विश्व के नक्शे पे एक अलग जगह दिलाने में कामयाब होंगे। सर एक और आखिरी चीज, आप जो आज भी जो अपराध में जो लिप्त है सर, कई गैंगवारी में लिप्त रहता है, आज भी जो बच बच के फिर रहे हैं आपसे, तो उन लोग को आप क्या संदेश देना चाहते मैं हो? सारे क्रिमिनल्स को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो भी क्राइम इन्होंने किया है उसके लिए वो सरेंडर करें, कानून को फेस करें। अपनी जेल से छूटने के बाद आपके लिए बहुत लंबी जिंदगी पड़ी हुई है, उसको आप सही दिशा देके अपनी दशा और अपने परिवार की दशा में सुधार लाएं। और सभी हमारे लिए स्वागत है, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। यदि आपने कोई गलती की है तो उसके लिए
सरेंडर करके कानून को फेस करें। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, आप रायपुर से आए। जी, जिस प्रकार से आज हम सीधे जुड़े थे दुर्ग के SP अभिषेक पल्लव सर से, उन्होंने बताया कि दुर्ग में लगातार अपराधियों पे कार्रवाई किया जा रहा है, चाहे महादेव ऐप की बात करें, चाहे नशाखोरी की बात करें, चाहे कोई भी क्राइम की बात करें, लगातार दुर्ग पुलिस कार्रवाई करते हुए आ रहा है और अपराधियों को सजा दिलवा रहे हैं। और वही पास देखा गया है कि जो पुलिस और जो आम जनता के बीच जो एक गहरी खाई होता है उसको मिटाने के लिए बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। कहीं ना कहीं सीधा सख्त निर्देश है कि आम जनता और पुलिस के बीच एक समन्वय बैठे, जिसे आराम से जो अपराधी है उन लोग को सजा भी मिल सके और आम जनता को इंसाफ भी मिल सके। लगातार देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में अभिषेक पल्लव सर जी का नाम एक अलग ही दौर में चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपराध को जो सामने में लाते हैं और अपराधियों को कहीं ना कहीं अपने आप में काबिले तारीफ है। देखना यह है कि आने वाले समय में सर और किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं और अपराध पे रोक लगाते हैं। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।